नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे कहानियों के चैनल सुदेश की आवाज पर स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बदला। मैं विपिन हूँ और मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी एक बहन, एक भाई और मेरे माता पिता हैं। मैं अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरे पिता एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे, लेकिन हमेशा बीमार रहने के कारण अब वे अधिक काम नहीं कर पाते थे। वे एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। काम अधिक होने के कारण उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई थी। उन्होंने उस कंपनी में कई सालों तक काम किया था। मैं घर में सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए मुझे सबसे अधिक प्यार किया जाता था। लेकिन मुझे अपने पिता की मदद करनी थी और इसीलिए मुझे एक नौकरी की जरूरत थी। मैंने एमए और बीएड की पढ़ाई पूरी की थी, इसलिए मुझे आसानी से एक सरकारी स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिल गई। हालांकि मैं यह नौकरी करना नहीं चाहता था, लेकिन कब तक मैं अपने पिता की कमाई पर निर्भर रहता। अब मैं बड़ा हो गया था और इसीलिए मुझे नौकरी की तलाश करनी पड़ी। जब मुझे सरकारी स्कूल में नौकरी मिली तो मेरी तनख्वाह भी काफी अच्छी थी। पिता का काम भी अच्छी तरह चल रहा था। इस वजह से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी और हमारी जिंदगी अच्छे और खुशहाल तरीके से चल रही थी। मेरे पिता मेरी नौकरी से बहुत खुश थे। आखिरकार नौकरी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। मेरी वजह से उनका बोझ थोड़ा कम हो गया था। मुझे अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाना था। मेरी बहन परिवार में इकलौती बहन थी और मैं उसकी शादी धूमधाम से करना चाहता था। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी बात मानता था। पहले मैं स्कूल में बच्चों को पीरियड वाइज पढ़ाता था, लेकिन अब मुझे 8वीं कक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। मुझे अब केवल 8वीं कक्षा के बच्चों को ही पढ़ाना होता था। स्कूल में नए बच्चों के दाखिले हो रहे थे। यह एक नई कक्षा थी और बच्चों के लिए सब कुछ नया था। स्कूल में मेरा 1 साल पूरा हो चुका था। इस कक्षा में कुल 33 बच्चे थे। हमारे स्कूल में लड़के और लड़कियां दोनों साथ पढ़ते थे। मैं बहुत प्यार से बच्चों को पढ़ाता था और कभी भी बच्चों पर गुस्सा नहीं करता था। मैं हमेशा उन्हें समझाकर सिखाता था। इस वजह से बच्चे मुझे अपना पसंदीदा शिक्षक मानने लगे थे। एक दिन मैं अपनी कक्षा के बच्चों की कॉपियां चेक कर रहा था। उस समय मैं काफी व्यस्त था। तभी एक लड़की मेरे पास आई। वह 14 साल की थी और 8वीं कक्षा की छात्रा थी। वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और बोली, सर, मैं आपसे शादी करूंगी। मैं उस समय कॉपियां चेक करने में इतना व्यस्त था कि अचानक उसकी बात सुनकर चौंक गया। मैंने उसकी ओर देखा और सोचा कि शायद मैंने गलत सुना है, इसलिए मैंने उससे दोबारा पूछा। उसने फिर कहा, सर, मैं आपसे ही शादी करूंगी और आप मेरे दूल्हे बनोगे। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज और अंदाज में इतनी मजबूती थी जैसे वह जो कह रही थी वह सच हो जाएगा। मैं उसके साहस को देखकर हैरान था। मैंने उससे पूछा, तुम यह क्या कह रही हो? उसका नाम नैना था। वह बहुत मासूम सी दिखने वाली लड़की थी। उसने फिर कहा, सर, मैं आपसे ही शादी करूंगी। मैं आपकी दुल्हन बनूंगी और आप मेरे दूल्हे बनोगे। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने उसकी बातों को मजाक समझकर अनदेखा कर दिया और उसे डांटते हुए उसकी जगह वापस भेज दिया। मैंने उसे नजरअंदाज किया और अपने काम में व्यस्त हो गया। वह सिर्फ एक बच्ची थी, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस घटना के बाद जब भी मैं नैना को देखता, उसके वही शब्द मेरे दिमाग में घूमने लगते, लेकिन मैं बस मुस्कुरा देता। वह बहुत समझदार बच्ची थी। वह बेहद खूबसूरत और कक्षा की सबसे होशियार लड़की थी। यही कारण था कि वह मेरी नजरों में और बाकी शिक्षकों की नजरों में भी अलग थी। लेकिन मेरी पढ़ाने की सोच यह थी कि मैं सभी बच्चों को एक समान नजर से देखता और उनके साथ समान व्यवहार करता था।
मैं किसी भी बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से उनकी बुद्धिमत्ता के आधार पर नहीं करता था, क्योंकि मैंने खुद ऐसा समय देखा था और मुझे अच्छे से पता था कि जब शिक्षक पक्षपात करते हैं तो कितना बुरा लगता है। इसीलिए मैंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि किसी बच्चे के प्रति अतिरिक्त ध्यान न दिखाया जाए। मैंने नैना की बात को एक मासूमियत भरी बचपने की बात मानकर अनदेखा कर दिया। वह बच्ची थी और उसकी बातों को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन छुट्टी के समय उसकी मासूम बातों में मुझे थोड़ी मस्ती जरूर महसूस होती थी। उस दिन स्कूल से समय पर निकलकर मैंने सोचा कि घर जल्दी पहुंचकर थोड़ा आराम करूं। कुछ समय बाद जब मैं घर पहुंचा तो सबसे पहले मैंने फ्रेश होकर खाना खाया। खाना खाकर मैं आराम से अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। मेरी आंखें अभी बंद ही हुई थी कि अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। दरवाजे की आवाज सुनकर मैं चौकन्ना हो गया, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद ही रखीं। जब दरवाजा पूरी तरह से खुला तो मैंने देखा कि कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी। माँ को देखकर मैं तुरंत सीधा बैठ गया। माँ आकर मेरे सामने बैठ गई। मैंने पूछा, माँ क्या हुआ? आप तो आराम कर रही थी। मेरे सवाल पर माँ मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ, लेकिन मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए तुम्हारे कमरे में आ गई। माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो माँ को अपने आराम छोड़कर मुझसे करनी पड़ी। मैंने माँ से कहा, बताइए माँ, क्या बात है? माँ फिर मुस्कुराई और धीरे से मेरा हाथ पकड़कर बोली, हाँ, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है और अभी इसी समय करनी है, क्योंकि तुम्हारे पापा को जल्दी तुम्हारा जवाब चाहिए। इस बार जब माँ ने यह कहा तो मेरी हैरानी और बढ़ गई। इस उलझन में मैंने माँ की तरफ देखा और पूछा, क्या बात है माँ? माँ ने कहा, असल में अब हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। तुम शादी करने की उम्र में पहुंच गए हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। मैं तुम्हारी रजामंदी लेने आई हूँ ताकि हम लड़की वालों को जवाब दे सकें। वह लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है। उनका परिवार बहुत संपन्न है। तुम्हारे पापा को भी सब कुछ बहुत पसंद आया और मुझे भी वह लड़की बहुत अच्छी लगी। इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा जानना चाहती हूँ ताकि हम उन्हें तुम्हें दिखाने के लिए अपने घर बुला सकें। मैंने माँ से कहा, माँ, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता। मेरी नौकरी लगे अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। मैं अभी पैसा कमाना चाहता हूँ और उसके बाद ही शादी के बारे में सोचूंगा। माँ ने कहा, बेटा, अपनी माँ का भी थोड़ा ख्याल रखो। तुम्हारी बहन छोटी है और पढ़ाई करती है। घर के सारे काम का बोझ मुझ पर ही है। अब मेरे बूढ़े शरीर में इतना दम नहीं बचा कि मैं सारे काम कर सकूं। तुम्हारी बहन स्कूल और ट्यूशन में दिन भर व्यस्त रहती है और मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। अगर मेरी बहू आ जाए तो मैं उसके साथ रह सकूं और मुझे भी खुशी मिलेगी। मैं अपने पोते पोतियों का चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया से जाने से पहले मैं तुम्हारी शादी और अपने पोते पोतियों को देखने का मौका खो दूं। माँ की बातें सुनकर मैंने कहा, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? माँ की बातों को सुनकर मैं उनकी तरफ आश्चर्य से देख रहा था। तभी अचानक मुझे नैना की बात याद आई जो उसने आज ही कही थी। उसने कहा था कि वह मुझसे ही शादी करेगी और मैं उसका दूल्हा बनूंगा। उसकी बात याद करके मैं हंस पड़ा। लेकिन अब असल में मेरे शादी की चर्चा शुरू हो चुकी थी। माँ ने फिर कहा, बेटा, हम जल्द से जल्द तुम्हारा जवाब चाहते हैं ताकि आगे की तैयारी की जा सके। कहाँ खो गए बेटा? जल्दी से मुझे जवाब दो ताकि मैं लड़की वालों को जल्द से जल्द खबर दे सकूं। माँ ने मुझसे पूछा। उनके इस सवाल पर मैं थोड़ी देर तक चुप रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। फिर मैंने अपने आप को संभाला और कहा, नहीं माँ, कुछ नहीं, मैं बस कुछ और सोच रहा था। आप जो ठीक समझें वही करें।
मेरे इस जवाब को सुनकर माँ के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मैंने आगे कहा, आप जो भी फैसला मेरे लिए लेंगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। यह बात कहने के पीछे मेरा विश्वास था कि मेरे माता पिता कभी भी मेरे लिए गलत फैसला नहीं लेंगे। यही वजह थी कि मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता था। माँ ने मेरे फैसले को सुना और बहुत खुश होकर मुझे आशीर्वाद दिया। फिर वह बोली, अब चैन से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, तुम्हें स्कूल भी जाना है। यह कहकर माँ अपने कमरे में चली गईं। मैं बिस्तर पर लेटा और माँ की कही बातें सोचने लगा। मैं अपने माता पिता का सबसे बड़ा बेटा था और घर में सबका लाडला। घर में सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरे छोटे भाई बहन भी मुझे बहुत मानते थे और मेरी बहुत इज्जत करते थे। मैंने अपने दोनों छोटे भाई बहनों का उसी स्कूल में दाखिला करवाया था जहां मैं अब पढ़ा रहा था। पिताजी मेरे काम से बहुत खुश थे क्योंकि मैंने यह नौकरी अपनी योग्यता के दम पर हासिल की थी। मेरी मेहनत और बुद्धिमत्ता की वजह से स्कूल वालों ने जल्द ही मेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी। मेरे पिता को यह देखकर गर्व होता था कि मैंने इतनी जल्दी जिम्मेदारियों को समझ लिया था। अब मेरे ऊपर 8वीं कक्षा को पढ़ाने की जिम्मेदारी थी। यह काम मैंने बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लिया था। अगले दिन जब मैं कक्षा में पढ़ा रहा था, तब वही लड़की नैना मेरे पास आई और वही बात दोहराई। उसने कहा, सर, मैं आपसे शादी करूंगी और आप मेरे दूल्हे बनेंगे। उसकी बात सुनकर मैं एक बार फिर हैरान रह गया, लेकिन मैंने फिर से उसे हंसकर टाल दिया और सोचा कि वह बच्ची है और यह सब बचपना है। मैंने अपने माता पिता को शादी के लिए हाँ कह दी थी और मेरी माँ ने यह खबर लड़की वालों तक पहुँचा दी थी। माँ ने मुझे बताया कि कुछ दिनों बाद लड़की का परिवार मुझे देखने के लिए हमारे घर आने वाला है। मैंने सिर हिलाकर इस पर सहमति जता दी। आज फिर जब मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो वही नैना मेरे पास आई और वही बात कहने लगी। उसने कहा, सर, मैं आपसे ही शादी करूंगी और आप मेरे दूल्हे बनेंगे। उसकी बात सुनकर मैं एक बार फिर चौंक गया, लेकिन मैंने उसे हंसते हुए समझाया कि वह अभी बच्ची है और उसे इस बात का मतलब नहीं पता। मैंने सोचा कि आखिर मैं उस बच्ची के साथ और क्या कर सकता था, सिवाय उसकी बातों को नजरअंदाज करने के। यह सब सोचकर मैं अपनी जगह पर बैठ गया और बच्चों की कॉपियां जांचने लगा। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मुझे यह बहुत अच्छे से समझ में आने लगा कि वह लड़की अपने शब्दों में कितनी सच्ची थी। वह रोजाना मेरे पास आती और वही बात दोहराती। कहती, सर, मैं आपसे शादी करूंगी और आप मेरे दूल्हे बनेंगे। शुरू में मैं उसकी बातों को मजाक में लेकर टाल देता था, लेकिन कब तक? अब यह सब सीमा पार कर चुका था। उसकी बातों से मेरी सहन शक्ति खत्म होती जा रही थी। मुझे लगता था कि किसी दिन मैं उस पर गुस्सा निकाल बैठूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों करती है और बिना किसी कारण बार बार यही बात क्यों दोहराती है। एक दिन मैंने उसे डांटकर समझाया कि इस तरह की बातें मत किया करो, लेकिन वह फिर भी नहीं मानी। वह फिर से वही रास्ता पकड़ लेती थी। अब मैं उसकी बातों से और भी ज्यादा परेशान हो गया था। मुझे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। यह बात मैं स्कूल के किसी अन्य शिक्षक को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि मुझे पता था कि वे भी यही कहेंगे कि वह बच्ची है, मासूम है, उसकी बातों को नजरअंदाज करो। लेकिन मैं उसे बच्ची मानकर उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसकी रोज रोज की वही बातें अब मुझे गुस्सा दिलाने लगी थी। उस दिन भी मैं अपनी कुर्सी पर बैठा कक्षा के बच्चों की कॉपियां जांच रहा था। तभी वह मेरे पास आई और वही बात दोहराने लगी जो वह हर दिन कहती थी। आज मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसका बार बार वही बात कहना मेरी सहन शक्ति से बाहर हो चुका था। मैं बहुत गुस्से में आ गया। मैं गुस्से से तमतमाया हुआ था और वह मेरे सामने मासूम चेहरा लेकर खड़ी थी। मैंने पहले तो प्यार से समझाया, नैना, बच्चों को ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए,
लेकिन उसने फिर वही बात दोहराई जो वह हर दिन कहती थी। अब मैं पूरी तरह से तंग आ चुका था। मैंने उसे डांटते हुए कहा, कल अपने पापा को स्कूल लेकर आना। मेरे इस गुस्से भरे जवाब पर वह बोली, सर, मेरे पापा स्कूल नहीं आते। मैंने यह सुनकर मन ही मन सोचा कि अगर उसके पिता स्कूल आते तो मैं उन्हें नैना की सारी हरकतें बताकर समझाता कि बच्चों को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। लेकिन उसकी यह बात सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए उससे पूछा, तुम्हारे पापा स्कूल क्यों नहीं आते? नैना ने मासूमियत भरे चेहरे से कहा, सर, मेरे पापा मजबूर हैं। वह अपने दोनों पैरों से चल नहीं सकते। आपको हमारे घर आकर उनसे मिलना होगा। उसने यह बात इतनी आत्मविश्वास के साथ कही कि मैं कुछ देर के लिए चुप रह गया। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन वह लड़की 8वीं कक्षा में थी और इतनी छोटी भी नहीं थी कि ऐसा बड़ा झूठ बोले। यह सोचकर मैंने सिर हिलाया और तय किया कि स्कूल खत्म होने के बाद मैं उसके घर जाऊंगा और उसके पिता से मिलूंगा। उसके बाद के समय में मैंने नैना की बातों को नजरअंदाज किया और अपने काम में व्यस्त हो गया। स्कूल खत्म होने पर मैंने जरूरी कागजों की फाइल उठाई और स्कूल से बाहर निकलने लगा। नैना मेरे साथ थी। उसे याद था कि मुझे उसके घर जाना है। हम दोनों ने लगभग 15 मिनट तक सड़क और गलियों में चलने के बाद उसके घर पहुंच गए। वह घर बहुत बड़ा नहीं था, बल्कि एक छोटा सा पुराना मकान था। मैं नैना के साथ उसके घर में दाखिल हुआ। जैसे ही मैंने घर के अंदर कदम रखा, वहां की दीवारें और माहौल बहुत अजीब लगा। दीवारें पुरानी और जर्जर थी और घर ऐसा लग रहा था जैसे किसी हॉरर फिल्म का सेट हो। यह देखकर मैं थोड़ा परेशान हो गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर नैना के पिता से मिलने के लिए आगे बढ़ा। घर के अंदर मैंने एक कमरे से दूसरे कमरे, फिर आंगन और पूरे घर को देखा, लेकिन मुझे वहां कुछ भी नजर नहीं आया। न तो नैना की माँ दिखी, न उसके पिता। मैंने नैना से पूछा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता मजबूर हैं, तो फिर वह घर में ही होने चाहिए। लेकिन वह तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। नैना ने कहा, सर, पापा उस सामने वाले कमरे में हैं। मैंने उसकी उंगली के इशारे की दिशा में देखा। वह कमरा मैंने पहले भी देखा था और वह बिल्कुल खाली था। यह सोचकर कि शायद मैंने सही से नहीं देखा होगा, मैं उस कमरे की ओर बढ़ा। घर बहुत साधारण था। वहां ज्यादा सामान भी नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वहां कोई रहता भी नहीं है। यह सोचकर मैं और भी उलझन में पड़ गया कि आखिर नैना मुझे किसके घर ले आई है। नैना के कहने पर मैं उस कमरे में गया। मैंने सोचा, एक बार फिर से देखने में क्या हर्ज है। जैसे ही मैंने कमरे के अंदर कदम रखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे से मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दी। मैंने घबराकर पलट कर देखा और जैसे ही मैंने देखा, मेरी चीख निकल गई। मेरे सामने एक मोटी औरत खड़ी थी जो मुझे घूर रही थी। मैंने उस औरत की ओर देखते हुए गुस्से में पूछा, तुम कौन हो? मेरी आवाज तेज और गुस्से से भरी हुई थी। उस समय मेरा दिमाग भयंकर गुस्से और डर के बीच उलझा हुआ था। उस कमरे में अब केवल मैं और वह औरत थे। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन नैना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। दरवाजे के पास खड़ी वह औरत मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वह मुझे जाने ही नहीं देना चाहती। उसका गुस्सैल चेहरा और अजीब से भावनाएं देखकर मुझे डर लग रहा था। मन ही मन मैं सोच रहा था कि आखिर मैंने नैना की बात मानकर यहाँ आने की मूर्खता क्यों की। अब मुझे लगने लगा था कि मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। उस औरत ने गंभीर और ठंडी आवाज में कहा, मैं नैना की माँ हूँ। अब तुम नैना से शादी करने जा रहे हो। उसकी इस बात ने मुझे हक्का बक्का कर दिया। मेरी आंखें आश्चर्य और गुस्से से फटी रह गईं। मैंने चिल्लाते हुए कहा, ये कैसी बकवास कर रही हो तुम? उसने अपनी गुस्से भरी आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, चुप रहो, धीरे बोलो और चलो।
तुम्हारी शादी का इंतजाम अभी हो रहा है। मैंने उसे कड़ाई से जवाब दिया। तुम एक औरत हो और मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम कैसे अपनी 14 साल की बेटी की जबरदस्ती मुझसे शादी करा सकती हो? नैना कहा है, और मैं 24 साल का लड़का हूँ। मेरी शादी की पहले से ही तैयारी हो रही है। तुम्हारी बेटी को शादी का इतना ही शौक है तो उसके लिए उसकी उम्र का लड़का ढूंढो। गुस्से से भरकर मैंने यह कहा और तेजी से बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखने की कोशिश की, अचानक मेरे सिर पर किसी भारी चीज से जोरदार वार किया गया। वह चोट इतनी तेज थी कि मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने मुड़कर देखा तो नैना की मां के हाथ में एक मोटा डंडा था। उसने मेरे सिर पर इतनी ताकत से मारा था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे खड़ा रहना मुश्किल हो गया और अगले ही पल मैं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे सोचने या प्रतिक्रिया देने का भी समय नहीं मिला। पता नहीं मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी हथौड़ा मेरे सिर पर बार बार मार रहा हो। मेरी आंखें भी भारी लग रही थी और मैंने अपना सिर दबाकर दर्द को कम करने की कोशिश की। धीरे धीरे मुझे कुछ राहत मिली और बेहोश होने से पहले का सारा दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। अब मेरी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि मैं कहाँ हूँ। मैंने अपने चारों ओर देखा। यह जगह वह घर नहीं था जहां नैना मुझे लेकर आई थी। यह किसी वीरान कमरे जैसा लग रहा था जो कचरे और धूल से भरा हुआ था। वहां से एक अजीब और भयानक बदबू आ रही थी। मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, खासकर मेरी पीठ। मैंने उस अंधेरे कमरे में अपने आसपास देखा। यह जगह ऐसी लग रही थी जैसे यहाँ बहुत सालों से कोई नहीं आया हो। अब मुझे अपनी माँ की याद आने लगी। वह घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने सोचा, काश मैंने नैना की बात मानने की गलती न की होती। मेरा गुस्सा और डर अब मिलकर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। मैं वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगा। कमरे का हर कोना देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यह जगह मुझे यहाँ कैद रखने के लिए चुनी गई है। मैं धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। मेरे सिर का दर्द अब भी कम नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, कमरे के कोने से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। उस अंधेरे में मुझे किसी की परछाई नजर आई। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। मेरी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। तभी वह परछाई मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। मन ही मन मैंने सोचा, क्या यह वही औरत है या यह कोई और है? परछाई धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी और मेरा डर अब और भी बढ़ता जा रहा था। मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। अब तक मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं यहाँ कब से कैद हूँ। मेरी माँ और परिवार वाले कितने परेशान होंगे, यह सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मेरी आंखों के सामने बार बार उनकी चिंतित शक्लें घूम रही थी। मुझे इस बात का पछतावा हो रहा था कि आखिर मैं यहाँ क्यों आया। नैना ने मुझसे जो कहा था, मैंने उस पर विश्वास क्यों किया? अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि यहाँ आकर मुझे ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल नहीं था। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैंने अपना मोबाइल फोन तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे पास नहीं था। इसका मतलब यह था कि उस औरत ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह औरत कौन है और क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही है।
मेरे दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। मैं तेजी से दरवाजे की ओर भागा और उसे जोर जोर से खटखटाने लगा। दरवाजा खोलो, कोई है, मुझे बाहर जाने दो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद जब मुझे लगा कि कोई सुनने वाला नहीं है, तो थककर मैं वहीं दरवाजे के पास बैठ गया। मैं सोचने लगा कि मेरे परिवार वाले इस वक्त क्या कर रहे होंगे। जब उन्हें मेरी गुमशुदगी की खबर मिलेगी तो वे मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरी माँ कितनी परेशान हो रही होगी। फिर मेरे मन में सवाल आया, यह औरत कौन है और आखिर मुझसे क्या चाहती है। कुछ देर तक सोचने के बाद मुझे समझ में आया कि शायद वह औरत मुझे मारना चाहती है। लेकिन यह सोचते ही एक और बात मेरे दिमाग में आई, वह मुझसे अपनी 14 साल की बेटी की शादी कराने की बात कर रही थी। मैं खुद से कहने लगा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। नैना जैसी छोटी लड़की से शादी करना तो दूर, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी यादें मुझे मेरे स्कूल के दिनों में ले गईं। हमारे स्कूल में कई लड़कियां पढ़ती थीं। मैं उनकी पढ़ाई पर ध्यान देता था और हमेशा उनकी इज्जत करता था। मेरा उनसे सिर्फ शिक्षा का संबंध था। मैं सोचने लगा, अगर मैंने कभी अपनी ही स्कूल की छात्राओं के साथ गलत नहीं किया, तो मैं नैना जैसी बच्ची से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। रात का समय था और मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि कितनी देर से मैं यहाँ हूँ। कभी मैं सोने की कोशिश करता तो कभी डर के मारे जाग जाता। भूख के कारण मेरा शरीर थका हुआ लग रहा था। मेरा सिर अब भी उस चोट के कारण दुख रहा था, लेकिन मेरे पास इससे बचने का कोई उपाय नहीं था। वह औरत जिसे नैना अपनी माँ कह रही थी, मुझे यहाँ कैद कर गई थी। उसने मुझे बंद कर दिया और मेरी खबर लेने तक नहीं आई। इन सब बातों को सोचकर मैं और भी परेशान हो गया। धीरे धीरे मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं थकान के कारण सो गया। कुछ समय बाद मुझे दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर जाग गया और तेजी से अपनी आंखें खोल लीं। वह वही औरत थी। उसने अपने हाथ में एक बैग पकड़ रखा था। वह कमरे के अंदर आई और बैग मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ले लो, खाना खा लो। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए मैंने बैग चुपचाप ले लिया। लेकिन उस वक्त मेरा गुस्सा और डर दोनों अपने चरम पर थे। मैंने गुस्से से उससे पूछा, तुम यह सब क्यों कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? उसने मुझे घूरते हुए जवाब दिया, अब मुझ में तुम्हारे सवालों का जवाब देने की ताकत नहीं बची है। तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हारी शादी मेरी बेटी से कराएगी, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर गई है। जब मैंने उसे याद दिलाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। वह औरत अब और भी गुस्से में दिख रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी तीखी कटुता थी। उसने आगे कहा, मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, इसलिए मैंने तुम्हें धोखे से यहाँ बुलाया ताकि हम इस मसले को सुलझा सकें। वह अपने बैग में से कुछ कागज और एक पेन निकालते हुए बोली, अब ये कागज लो और इन पर साइन करो। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। वह औरत मुझसे कोर्ट मैरिज करवाना चाहती थी। उसने कागज और पेन मेरी ओर बढ़ाया और गुस्से में कहा, जल्दी साइन करो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने अपने मन में सोचा, यह औरत आखिर चाहती क्या है? क्या मैं कभी यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा? उस औरत के बार बार जोर देने पर मैंने आखिरकार वह कागज अपने हाथ में लिया। जैसे ही मैंने उन्हें पढ़ा, मेरी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वे कागज शादी के दस्तावेज थे, जिन पर एक तरफ किसी लड़की के हस्ताक्षर थे जो नैना के थे। मैंने गुस्से में उस औरत से कहा, तुम कैसी माँ हो जो अपनी मासूम और छोटी बच्ची को एक इतने बड़े लड़के के हवाले करने जा रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यह तुम्हारी बेटी है और तुम उसके साथ इतना बड़ा पाप करने जा रही हो। वह अभी बच्ची है।
नाबालिग है। उसकी शादी कराना न सिर्फ गलत है बल्कि गैरकानूनी भी है। तुम्हें पता है कि इसके लिए तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उस औरत ने मुझे तीखी नजरों से घूरते हुए जवाब दिया, वह मेरी बेटी है और वह मुझ पर गई है। मैं उसके साथ जो चाहूं कर सकती हूँ। वह भले ही नाबालिग है लेकिन तुम तो बालिग हो। चुपचाप इन कागजों पर साइन कर दो। तुम्हारी माँ ने जो वादा किया था उसे तुम्हें पूरा करना होगा। मैंने गुस्से में कहा, मेरी माँ ने ऐसा कोई वादा नहीं किया होगा। मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है। वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। उस औरत का गुस्सा और बढ़ गया। उसने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सच नहीं बताया। सच्चाई यह है कि तुम्हारी माँ ने मुझसे वादा किया था कि वह तुम्हारी शादी मेरी बेटी से कराएगी। अब तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन मुझे तुम्हारे दस्तखत चाहिए। वह अभी बोल ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने फोन उठाया और बात करने लगी। उसकी निगाहें बार बार मुझ पर टिक रही थी। फोन पर बात खत्म करते ही उसने मुझे धमकी दी, मैं कल फिर आऊंगी। कल इन कागजों पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। मैं भीतर तक परेशान हो गया। उस औरत की बातें मेरे मन में गूंज रही थी। आखिर वह कौन सी सच्चाई थी जो मेरी माँ ने मुझसे छुपाई थी। मैं सोचने लगा कि कहीं न कहीं मुझे इस पूरे मामले की तह तक जाना होगा। मैं इस जगह से भागने की कोशिश कर सकता था लेकिन मैं यही सोचता रहा कि भागने से पहले मुझे सच्चाई जाननी होगी। उस रात मैंने खाना खाया और फैसला किया कि अगले दिन जो भी हो मैं सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। अगले दिन दरवाजा फिर खुला लेकिन इस बार अंदर वह औरत नहीं बल्कि एक आदमी आया। उसे देखकर मैं चौंक गया। वह एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर थकावट और उदासी साफ झलक रही थी। पहली नजर में मुझे लगा कि वह शायद नैना का पिता होगा। उसने मेरी ओर देखकर कहा, मैं नैना का पिता हूँ और जो औरत तुम्हें यहाँ लाई है वह मेरी पत्नी है। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। वह आदमी करीब 40 साल का लग रहा था जबकि उसकी पत्नी की उम्र करीब 35 साल रही होगी। मैंने उससे कुछ पूछने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे इशारे से चुप रहने को कहा। बिना मेरी किसी बात का जवाब दिए उसने मुझे अपनी ओर आने का संकेत दिया। वह खुद व्हीलचेयर को धक्का देकर चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह मुझे लेकर घर के बाहर आया और फिर हम गली मोहल्लों से गुजरने लगे। करीब 20 मिनट बाद हम एक और घर पहुंचे। यह घर बहुत साफ सुथरा था और 2 मंजिला था। यह बाहर से जितना सुंदर लग रहा था अंदर से कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। वह आदमी मुझे एक कमरे में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा, तुम पहले हाथ मुंह धो लो। मैंने उसकी बात मानी और हाथ मुंह धोकर उसके सामने बैठ गया। उसने किसी को आवाज लगाई, कृति बेटा खाना ले आओ। थोड़ी देर में एक खूबसूरत और जवान लड़की कमरे में आई। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। वह मुस्कुराई और ट्रे मेरे सामने रख दी। उस आदमी ने कहा, यह मेरी बेटी कृति है, तुम खाना खाओ। इसका बनाया हुआ खाना तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने खाने से मना करते हुए उससे पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? इसका कारण बताइए। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। पहले आराम से खाना खाओ। यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। मैं बहुत भूखा था इसलिए मैंने चुपचाप खाना खाया। खाना वाकई स्वादिष्ट था। जब मैंने खाना खत्म किया तो वह लड़की ट्रे उठाकर कमरे से बाहर चली गई। उस आदमी ने फिर मेरी ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, जो कुछ भी तुम्हें मेरी पत्नी और बेटी की वजह से झेलना पड़ा उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अगर हो सके तो मेरी पत्नी और बेटी को माफ कर देना। यह कहकर उसने अपने हाथ जोड़ लिए। मैंने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, आप ऐसा मत करिए। उसने सिर हिलाते हुए कहा,
मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मेरी पत्नी कह रही थी वह पूरी तरह से झूठ नहीं है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या वाकई मेरी माँ ने आपसे ऐसा कोई वादा किया था? उसने मेरी बात का सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी स्वीकृति से मैं हैरान रह गया। लेकिन उसने आगे जो कहा उसने मेरी जिज्ञासा और बढ़ा दी। उसने कहा, यह पूरी सच्चाई नहीं है। जब उसने यह कहा तो मैं उसे हैरानी से देखने लगा। अगर यह पूरी सच्चाई नहीं थी तो पूरी सच्चाई क्या थी? यह सवाल मेरी आंखों में तैर गया। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बताता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। यह मेरा हक था कि मैं उस आधी अधूरी सच्चाई को जानूं, जिसकी वजह से मैं पिछले कई घंटों से परेशान था। उसने कहना शुरू किया, मेरा और मेरी पत्नी सुमन का विवाह हुआ था। तुम्हारी माँ और मेरी पत्नी की बहुत गहरी दोस्ती थी। वे बचपन की सहेलियां थी। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी, बस 1 साल का अंतर था। तुम्हारी माँ की शादी के बाद तुम पहले बच्चे के रूप में पैदा हुए थे। तुम्हारे जन्म से तुम्हारी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि तुम लड़के थे और तुम्हारी माँ को इस बात की बहुत खुशी थी। 4 महीने बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। मेरी पत्नी ने अभी खाना लाकर रखा था। उस समय तुम सिर्फ 4 महीने के थे। मेरी पत्नी अपनी बेटी के जन्म से निराश थी। वह खुश तो थी, लेकिन वह भी लड़के की चाहत रखती थी। तभी तुम्हारी माँ ने वादा किया कि वह अपनी बेटी कृति को तुम्हारे लिए मांगेगी। मेरी पत्नी इस वादे से बहुत खुश हुई, क्योंकि उनकी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही थी। इसी तरह तुम्हारी माँ ने वादा किया कि वह तुम्हारी शादी मेरी बेटी से कराएंगी। तुम्हारी माँ ने शायद यह वादा भुला दिया हो, लेकिन मेरी पत्नी इसे आज तक याद रखती है। कृति भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, क्योंकि जैसे जैसे कृति बड़ी होती गई, उसकी माँ उसे यह बताती रही कि उसका विवाह पहले से ही तय हो चुका है और उसके भविष्य के पति का नाम विपिन है। इसलिए वह कभी किसी और लड़के के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरी पत्नी ने कृति से बचपन से ही कह दिया था कि उसका विवाह उसी लड़के से होगा जिसका नाम विपिन है। मेरी बेटी के दिल में तुम्हारा नाम हमेशा से था। मैं बैंक में काम करता था। मैंने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाई। कई साल बाद मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ। समय गुजरता गया, लेकिन तुम्हारी माँ ने हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। हमारे परिवार का तुम्हारे परिवार से संपर्क धीरे धीरे कम हो गया। कृति को इस बात की जानकारी थी कि हमने उसका विवाह तुम्हारे साथ तय किया है। वह इस रिश्ते से बहुत खुश थी। लेकिन जब वह 18 साल की हुई तो मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में मैंने अपने दोनों पैर खो दिए। यह दुर्घटना तुम्हारे पिता की गाड़ी के कारण हुई थी। अगर वह चाहते तो मुझे अस्पताल ले जाकर मेरी मदद कर सकते थे। शायद आज मैं इतना असहाय नहीं होता। लेकिन तुम्हारे पिता मुझे वहीं छोड़कर भाग गए। जब मेरी पत्नी को इस बात का पता चला तो उसने अपने दोस्त के पति को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके बाद उसकी दोस्ती के प्यार पर पत्नी का गुस्सा हावी हो गया। उसके दिल में बदले की आग जलने लगी। मेरी पत्नी ने कहा कि अब वह तुम्हारी शादी कृति से करवाएगी। वह ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि शादी के बाद कृति को उस घर की बहू बनाकर तुम्हारी माँ को परेशान करे और किसी तरह लड़ाई झगड़े के जरिए तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति कृति के नाम करवाए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। यह सब कुछ मेरे लिए अकल्पनीय था। मेरा दिमाग इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि दोस्ती का रिश्ता इतनी नफरत और बदले में कैसे बदल सकता है। उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, मेरी पत्नी ने यह सब कुछ सिर्फ बदला लेने के लिए किया। मेरी बड़ी बेटी कृति, जो इसमें बिल्कुल भी दोषी नहीं थी, इस सब के लिए तैयार नहीं थी। मेरी बेटी बहुत समझदार है। वह अपनी माँ की तरह चालाक नहीं है।
मैंने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मेरी बेटी ने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया था कि शादी के बाद वह अपने ससुराल जाएगी और कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे विपिन के परिवार को परेशानी हो। कृति बचपन से ही तुम्हें पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। मेरी बेटी कभी तुम्हारा इस्तेमाल बदले के लिए नहीं करेगी। वह नहीं चाहती कि इस बदले की आग में कोई और जले। लेकिन जब कृति ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, तो मेरी पत्नी ने मेरी छोटी बेटी नैना को अपना दूसरा हथियार बना लिया। उसने सोचा कि अगर एक बेटी नहीं तो दूसरी बेटी को शादी के लिए इस्तेमाल करके मैं इन लोगों की जिंदगी खराब कर सकती हूँ। उसने जानबूझकर मेरी छोटी बेटी नैना को तुम्हारे स्कूल में दाखिला दिलाया। उसने उसे हर दिन सिखाया कि कैसे तुम्हें अपनी बातों में फंसाना है। नैना जो कुछ भी तुमसे कहती थी वह सब उसकी माँ की सिखाई हुई बातें थी। यह उसकी पहले से तैयार की गई योजना थी कि तुम नैना की बातों में आकर फंस जाओ। उसकी एक ही मंशा थी कि किसी भी तरह तुम्हें यहाँ बुलाया जाए और फिर यहाँ आने के बाद वह तुम्हें नैना से शादी के लिए मजबूर करे, क्योंकि कृति ने यह साफ कर दिया था कि वह इन शर्तों पर तुमसे शादी नहीं करेगी। वह अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार थी और उसने यह तय कर लिया था कि वह अपने जीवन में कभी बदले की भावना को जगह नहीं देगी। यही वजह थी कि मेरी पत्नी ने मेरी छोटी बेटी को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। उसने ठान लिया कि वह नैना की शादी तुम्हारे साथ कराएगी। मेरी पत्नी पूरी तरह पागल हो चुकी है। वह बदले के भूत से ग्रसित हो गई है और अजीब हरकतें कर रही है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। मैं हार मान चुका हूँ। मैंने तुम्हें पूरी सच्चाई बता दी है। यह हमारा असली घर है। जिस घर में तुम्हें बंद किया गया था वह हमारा पुराना घर है जो हमेशा बंद रहता है। मेरी पत्नी ने इसे अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया। वह बदले की इस जिद में तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि वह अपना मकसद पूरा नहीं कर लेती। वह तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर करना चाहती है। उसकी यह सारी बातें सुनकर मैं अवाक रह गया। मेरे दिमाग में जैसे हलचल मच गई। मैं सोचने लगा कि किस तरह एक माँ अपनी बेटियों का इस्तेमाल अपने दोस्त के परिवार को खत्म करने के लिए कर सकती है। यह सब मेरी कल्पना से परे था। उस आदमी ने आगे कहा, मुझे पता है कि तुम्हें यह सब सुनकर झटका लगा होगा, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हें सारी सच्चाई पता चले। मेरी पत्नी की यह हरकतें मुझे अंदर से तोड़ रही हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि वह अपनी इस दुश्मनी को छोड़ दे, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। वह सिर्फ और सिर्फ अपने बदले की आग में जल रही है। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन आपकी बड़ी बेटी कृति? वह अब कहाँ है? उसने जवाब दिया, कृति अपने ससुराल जाने की तैयारी कर रही है। उसने यह फैसला कर लिया है कि वह अपनी माँ के इस पागलपन में हिस्सा नहीं लेगी। वह तुमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि इस प्यार की वजह से तुम्हारे परिवार को कोई तकलीफ हो। उसने अपनी माँ से साफ कह दिया है कि अगर वह ऐसा कोई भी कदम उठाएगी तो कृति उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ लेगी। उसकी बातों ने मुझे और भी परेशान कर दिया। मैं सोचने लगा कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूं। मैंने उससे पूछा, तो अब मैं क्या करूं? क्या मेरी जिंदगी और मेरे परिवार के साथ ये सब कुछ हमेशा चलता रहेगा? उस आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मेरी पत्नी की यह दुश्मनी गलत है और मैं इसके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस सच्चाई को जानकर समझदारी से फैसला लो। कृति तुम्हें बहुत प्यार करती है और वह तुम्हारे साथ रहना चाहती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि तुम उसकी माँ के बदले का हिस्सा बनो। मैं उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। यह सब कुछ मेरे लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। मेरी जिंदगी अचानक उलझनों से भर गई थी।
उस आदमी की ईमानदारी और दर्द को देखकर मुझे यह समझ में आ रहा था कि वह भी अपनी पत्नी की इस हरकत से परेशान है। लेकिन अब सवाल यह था कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। यह कहानी बदले की एक ऐसी दास्तान थी जिसके कारण मुझे कैद में रखा गया था। उस आदमी ने मुझे यह बताया कि अब तुम आज़ाद हो। उस आदमी की बातों पर विश्वास करते हुए मैंने अपने माता पिता के घर जाने का निश्चय किया। मैं तेजी से अपने घर की ओर बढ़ा। मेरे परिवार के सदस्य मेरी गुमशुदगी पर बहुत परेशान थे और जैसे ही उन्होंने मुझे सलामत देखा वे मुझे गले से लगा लिया। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई और वे भी मेरी तरह ही हैरान रह गए। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ की बचपन की दोस्त जो हमें इतनी करीब थी वो इस हद तक जा सकती है। पिता ने भी अपनी नजरें झुका लीं। पिता डरे हुए थे और इसी कारण वे उस आदमी को अस्पताल ले जाने में सक्षम नहीं हो पाए। पिता ने कहा, मैं कृतिका के पिता से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ और मैं हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने जाना चाहता हूँ। हम सभी ने नैना के घर का रुख किया। जब हम वहां पहुंचे तो नैना की मां अपने पति को डांट रही थी, यह पूछते हुए कि उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसे मेरे पिता को देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरे पिता ने नैना के पिता से माफी मांगी। जब नैना के पिता ने अपनी पत्नी को समझाया तो वह कुछ हद तक समझी, लेकिन उसकी शर्त थी कि मैं कृतिका से शादी करूं। मैं उसकी शर्त को मान गया। कुछ ही दिनों बाद मैंने कृतिका से शादी कर ली। मेरी माँ और नैना की माँ के बीच बचपन की पुरानी दोस्ती फिर से बहाल हो गई। हम दोनों फिर से दोस्त बन गए। अब सब कुछ परिवारों के बीच अच्छे से चलने लगा। कृतिका बहुत अच्छी लड़की थी, मुझे उसे देखकर ही उससे प्यार हो गया था। मैंने कृतिका की जिम्मेदारी ले ली। अब मैं अपनी पत्नी कृतिका के साथ बहुत खुश हूँ। मेरी माँ हमेशा कृतिका को अपनी बेटी ही समझती थी, न कि बहू। मुझे अपने माता पिता के इस निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं थी और सब कुछ इस तरह से ठीक हो गया। अब हम सभी एक साथ खुश हैं। हम सभी अब मिलकर पुरानी यादों को साझा करते हुए नैना को तंग करते हैं। वह बहुत शर्माती है क्योंकि उसने यह सब कुछ अपनी माँ की बातों पर किया था। अब मैं स्कूल में काम करता हूँ और नैना भी अब बहुत बड़ी हो चुकी है। वह अक्सर अपनी बचपन की यादों को याद करती है और हम सब मिलकर उसे हंसी मजाक में तंग करते हैं। इस जीवन में हमें कभी भी इतना नीच नहीं गिरना चाहिए कि हम बदले की भावना से किसी और का इतना ज्यादा नुकसान कर दें। कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति की गलतियों के कारण कोई दूसरा व्यक्ति दुख उठाए। याद रखें, कभी भी ऐसा निर्णय न लें जिसका नकारात्मक असर आपके बच्चों की जिंदगी पर पड़े। नैना की माँ ने हमेशा उसे गलत सीख दी। अगर हमें अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाना है तो हमें यह समझना होगा कि बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी में प्यार और समझदारी से काम लेना चाहिए ताकि हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी खुशियां ला सकें। इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि बदले की आग में जलकर किसी को चोट पहुंचाने की बजाय हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर प्यार और समझदारी से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। और अगर हमें कभी किसी से कोई शिकायत हो तो हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम सब एक दूसरे के साथ खुश रह सकें। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल सुदेश की आवाज़ पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा और जय श्री सीताराम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।